बताऊंगा ही। तो सबसे पहले समझ लो ये कंटेंट क्या है। ये कह रहा है कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा डिस्कशन करना है तो स्क्रीन हटा देते हैं। आ जाओ जी। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं। अब ना सब बच्चे आ जाओ, कंटेंट पे आ जाओ। अब ये छोड़ दो अब ये छोड़ दो जो आपका चैट चल रहा है। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिएगा, जब आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं तो आपने अभी अभी ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि सर हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें फाइनेंशियल में दिख रहे होते हैं डायरेक्टली। जरा बताओ ऐसा कौन कौन सा हो सकता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कौन कौन से ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन हो सकते हैं जो हमें फाइनेंशियल में क्लियरली दिख रहे होते हैं? सर जीएसटी जो है वो फाइनेंशियल में हमें क्लियरली दिख रहा होता है। सर एम्प्लॉय के जितने भी स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस होते हैं जैसे कि पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, वो सारा हमें फाइनेंशियल में दिख रहा होता है। तो इसका मतलब जो लॉ एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और वो मेरे को फाइनेंशियल में दिख रहा है, मतलब फाइनेंशियल में आ रहा है, उसके लिए आप मुझे बताओ आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे या नहीं लेंगे? जल्दी से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। उन एरियाज के लिए जो फाइनेंशियल में इंक्लूडेड है, क्या आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे या नहीं लेंगे? कपिल सर डेफिनेटली मुझे जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन जो मुझे डायरेक्टली दिख रहे हैं फाइनेंशियल के अंदर, उन पे मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लूंगा। और मैं आज आपको एक और बात बता रहा हूं जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स को थोड़ा इंप्रूव करेगा। जब भी आप स्टैट कॉम्प्लायंसेस चेक करते हैं ना बेटा, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा स्टैट कॉम्प्लायंसेस का एरिया जैसे कि टीडीएस, पीएफ, ईएसआई, ये मेरा मटेरियलिटी से नीचे है, मतलब मेरा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से भी नीचे है इनका बैलेंस, जस्ट आई वांट टू नो क्या आप इन पे अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे? क्या इस अकाउंट को आप, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या इन एरियाज को आप सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बोलेंगे या आप नहीं बोलेंगे? आप इनको स्कोप आउट कर देंगे। बहुत सारी टेक्निकल बातें कर सकता हूं मैं, लेकिन करूंगा नहीं, आपका एग्जाम मिल जाएगा। एक होता है स्कोप इन। स्कोप इन का मतलब किन किन एरियाज को मैं ऑडिट करने वाला हूं। एक होता है स्कोप आउट, भैया बिलो मटेरियलिटी है, बिलो पीएम है, मैं स्कोप आउट कर रहा हूं, मैं इसको स्कोप इन में नहीं रख रहा, मैं ऑडिट नहीं करूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बेटा अगर मान लो लॉ एंड रेगुलेशन जो फाइनेंशियल में दिख रहे हैं पीएम से नीचे है, तो स्कोप इन होगा, स्कोप आउट होगा? बेटा वो स्कोप इन होगा, उसका आपको ऑडिट करना ही पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट के ड्यूज देखने पड़ेंगे, टाइमली फाइल हुए या नहीं हुए। क्यों क्यों होगा सर स्कोप इन? बेटा गवर्नमेंट की पेनल्टीज हो सकती है, कारो 2020 की भी रिक्वायरमेंट है, वहां भी रिपोर्ट करना पड़ता है, और लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इस केसेस में हम उसको स्कोप इन करके उस पर वी विल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब मैं आपको इनका ऑडिट करना नहीं सिखा रहा कि लो पीएफ का ऑडिट कैसे करेंगे, ईएसआई का कैसे करेंगे, जीएसटी का कैसे करेंगे। नो, मैं सिर्फ आपको एक ही लाइन बोल रहा हूं कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात करेंगे। सर बहुत सारे ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन भी होते हैं जो मुझे फाइनेंशियल में डायरेक्टली नहीं दिख रहे, ऐसे भी लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं। एग्जांपल दो कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। ऐसे भी बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन है जिनका कंप्लायंस कंपनी को करना है। मेरा वर्ड पकड़ो, क्या है? कंप्लायंस, मतलब जिनको फॉलो करना ही पड़ेगा कंपनी को, लेकिन वो फाइनेंशियल में कहीं नहीं दिख रहे। जैसे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया, पोल्यूशन का क्लियरेंस हो गया, लैंड का हो गया, आप कार्बन कितना ले रहे हो उसके क्रेडिट्स हो गए आपके, ठीक है, आपका सेफ्टी का लाइसेंस हो गया, आप अगर बाइक चला रहे हो उसका लाइसेंस हो गया। देर आर मल्टीपल आपका क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स हो गए। देर आर मल्टीपल लॉ एंड रेगुलेशन जो एक कंपनी को कंप्लाई करना होता है, उनका कंप्लायंस इज मैंडेटरी। लेकिन क्या आपको वो सारे लॉ एंड रेगुलेशन फाइनेंशियल में दिखते हैं क्या? कहीं पे भी नहीं दिखते। इवन वी विल नॉट आइडेंटिफाई दीज लॉ एंड रेगुलेशन और दीज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इनटू नोट्स टू अकाउंट्स। मैं एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने आया हूं, तो आप मुझे बताओ क्या मैं कंपनी के सारे नॉन कॉम्प्लायंसेस को आइडेंटिफाई कर सकता हूं या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। क्या आप मेरे को यह बोल सकते हो कि ऑडिटर साहब दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल आइडेंटिफाई ऑल दी नॉन कॉम्प्लायंसेस वेदर इट इज कमिंग इनटू द फाइनेंशियल और नॉट, यू आर रिस्पॉन्सिबल? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ठहरा सकते हो उन लॉ एंड रेगुलेशन की जो फाइनेंशियल में डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहे? नेवर, नेवर। आप मेरी इस चीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज
इस एरिया में इनहेरेंट लिमिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है मैनेजमेंट ने कुछ लॉ एंड रेगुलेशन को इंटेंशनली कंप्लाई ना किया हो, जो कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा बोल दें कि ऑडिटर साहब आप एक काम करो, आप ऐसा बोलते हो कि ठीक है फाइनेंशियल का पार्ट नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, तो हम आपको बिल्कुल रिलीज करते हैं, यू आर फ्री, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उन लॉ एंड रेगुलेशन को देख लेना जो फाइनेंशियल के अंदर इंक्लूडेड है। क्या ऐसा बोला गया है? नहीं। मतलब हमें थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, थोड़ा सा तो काम हमें करना पड़ेगा। माना हम नॉन कॉम्प्लाइंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टिल वी हैव टू डू सम वर्क। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मैं नहीं ऑब्टेन कर पाऊंगा क्योंकि मेरे फाइनेंशियल में नहीं आ रहा, बट मुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा। क्या करोगे? सर पहला काम जो आप ऐसे 550 560 जो हर जगह कर कर आए हो, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से कि आपके यहां पे आप बताओ कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं, उनका लिस्ट दे दो और उनका कंप्लायंसेस भी दे दो, और उनको मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा कि भैया दीज आर द लॉ एंड रेगुलेशन और मैनेजमेंट इनको कंप्लाई किया है, मैंने चेक कर लिया। मैं मैनेजमेंट से पूछ लूंगा क्या आपके कोई नॉन कंप्लायंसेस है। क्यों? क्योंकि नॉन कंप्लायंस की वजह से ना बहुत भारी पेनल्टीज आ सकती है, चार्जेस आ सकते हैं, जिसका इनडायरेक्टली फाइनेंशियल पे इंपैक्ट आ सकता है, और हो सकता है मैनेजमेंट उन पेनल्टीज को, उन लायबिलिटीज को रिकॉर्ड ना करे, जिससे कि मेरे फाइनेंशियल मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। तो इसलिए हमें मैनेजमेंट से इंक्वायरी तो करना पड़ेगा और मुझे नॉलेज ऑब्टेन करना ही पड़ेगा क्या उन बाकी अदर लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। हम बाकी इंडस्ट्री का डेटा भी देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री पे कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं। बेटा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई क्या? तो इस लॉ एंड रेगुलेशन को ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी नंबर ए एंड कैटेगरी नंबर बी। कैटेगरी ए में वो लॉ एंड रेगुलेशन आएंगे जो फाइनेंशियल में आ रहे हैं। अगर कोई चीज फाइनेंशियल में आ रही है, यू विल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कोई चीज फाइनेंशियल में नहीं आ रही, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल आपको कंप्लायंस चेक करना है, आपको नॉलेज लेना होगा, मैनेजमेंट से डिस्कशन करना पड़ेगा। आई होप आपको ये दो बातें समझ आई हो। पहले मैं ऑडिटर का पार्ट कंप्लीट करूंगा, अगर समझ आ गई हो तो मुझे बताओ यस सर इट इज क्लियर, हमें अच्छे से समझ आ गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जल्दी से फटाफट से यस सर। अब अगर मान लो मुझे कोई नॉन कॉम्प्लायंस मिलता है, अगर मुझे कोई नॉन कॉम्प्लायंस मिलता है तो दो चीज़ों में नॉन कॉम्प्लायंस हो सकता है, एक फाइनेंशियल वाले में, एक नॉन फाइनेंशियल वाले में, आप दोनों को मर्ज करके भी कर सकते हो। तो अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस मिला तो सबसे पहले किससे डिस्कस करेंगे सर? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे, और उस नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से देखेंगे कितना इंपैक्ट आ सकता है फाइनेंशियल में। अगर कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत है, कोई डिस्क्लोजर करवाने की जरूरत है, वो डिस्क्लोजर करवाएंगे मैनेजमेंट से। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मैनेजमेंट उस चीज को प्रॉपरली डिस्क्लोज कर सकती है अपने फाइनेंशियल में। अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली डिस्क्लोज कर सकती है तो बताओ मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? सर उस केस में तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट को जो फाइनेंशियल में करना चाहिए था वो कर दिया, सेम लाइक गोइंग कंसर्न। और ऐसे केस में अगर मुझे लगता है कि कोई बहुत कुछ सिग्निफिकेंट है एंड आई वांट टू इन्फॉर्म यूजर्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो फाइनेंशियल मैटर है तो मैं उसको कैम में भी कवर कर सकता हूं, या फिर उसको ईओएम पैराग्राफ में भी कवर कर सकता हूं। मैं ऑडिट रिपोर्ट से लिंक करके पढ़ा रहा हूं। अब सर ये दूसरा मैटर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट कर दिया, मेरी रिपोर्टिंग में भी उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई। मैनेजमेंट अगर उसको डिस्क्लोज नहीं करती है तो मैं ऐसे 705 के हिसाब से ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा। ये दो बातें आपको क्लियर है। सिंस ये सरकार का मैटर है तो अपने को ये भी देखनी पड़ सकती है क्या कोई मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मैटर को रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना। तो रिपोर्टिंग के अंदर बेटा 3 रिपोर्टिंग आ गई, रिपोर्टिंग टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, रिपोर्टिंग इन ऑडिट रिपोर्ट, और रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। बेटा बताओ समझ आया या नहीं आया? सर ये लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है। वो दो क्वेश्चन है, वो हम अलग से देखेंगे। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया हो। अब मैं आपको करवा रहा हूं मेन बुक से, याद क्या करना है वो भी बताऊंगा, रीड क्या करना है वो भी बताऊंगा, स्किप क्या करना है वो भी बताएंगे। आ जाओ, लो जी तसल्ली से देखिएगा, और मैंने एक चार्ट बना रखा है इसका, उसमें मेजरली सब कुछ कवर हो जाता है, देखिएगा। लेकिन मैं बोलूंगा आप इसके ना खुद के बढ़िया से चार्ट बनाना स्टैंडर्ड के। Consideration of law and regulation in an audit of financial statement. Effect of law and regulation. The provision of some law or regulation have a direct effect on the financial statement in that they determine the reported amount, जहां पे आप amount and disclosure determine करते हैं in an entity financial statement. तो ये हो गया A category. Other law and regulation are to be complied with by management but do not have a direct effect on the entity financial statement.
सम एंटिटी ऑपरेट इन हैवीली रेगुलेटरी इंडस्ट्री, जैसे कि बैंक, केमिकल, लिकर इंडस्ट्री को बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं. नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, अगर आप इनका नॉन कंप्लायंस करते हैं, मे रिजल्ट इन हैवी फाइन्स, लिटिगेशन और अदर कॉन्सिक्वेंशियल फॉर एन एंटिटी दैट मे हैव ए मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समझ आया? तो दो तरह के हो सकते हैं, एक जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है, एक जिनका इनडायरेक्ट इफेक्ट है, वो वाले लॉ एंड रेगुलेशन. यस सर, समझ आ गया. उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये बेटा आपको रीड करना है सिर्फ, और अगर आप समरी बनाएंगे तो समरी में ये कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मत करना, क्योंकि नीचे आंसर में दोनों की बात करेगा तो वहीं से हमें क्लियर हो जाएगा समरी के अंदर कि भाई दो कैटेगरी के होते हैं. ऑब्जेक्टिव बेटा आपको लर्न करना है. ये इसलिए लर्न करना है क्योंकि ऑडिटर के आगे जो ऑडिट प्रोसीजर आएंगे ना, उसमें ये ऑब्जेक्टिव वाले ही पॉइंट आएंगे. तो मैं यहीं से ही बोल देता हूं, इनको लर्न करना है और आप इसको अपनी समरी में एज इट इज लिख लेना, क्योंकि पेपर में तो हमें इतना ही लिखना होगा. अगर आप समरी बना रहे हो, वन लाइनर में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि बाकी टीचर वन लाइनर कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो फिर आपको मेन बुक से आके रीड करना पड़ेगा. यू डिसाइड योरसेल्फ. ठीक है जी, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई. मम्मी क्लास चल रही है, क्लास के बाद बात करता हूं. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है देखिएगा. टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं. कौन से लॉ एंड रेगुलेशन के लिए? जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट है. रिगार्डिंग कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ दोज लॉ एंड रेगुलेशन हैविंग ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बेटा मैं इसलिए बोलता हूं, ये ना आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा. कुछ बच्चे ना समरी बनाएंगे, वो लिख लेंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर दोज हु हैव डायरेक्ट इफेक्ट. अब पेपर में लिखना आ गया, क्या लिखोगे? Obtain sufficient appropriate audit evidence for those law and regulation have a direct effect. नहीं, have a direct effect on the determination of material amount and disclosure in the financial statement. ठीक है, ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं. To perform specified audit procedure, कह रहे हैं अब आपको specified audit procedure लगाने हैं. To help, किसके लिए? Non compliance identify करने के लिए. To help identify instances of non-compliance with other law and regulation that may have a material effect on the financial statement. ये काइंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ही तो बता रहे हैं ना, कि एक जगह पे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट लेने हैं, एक जगह पे आपको स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं. वो क्या है? इंक्वायरी कर सकते हो आप, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, ठीक है, कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं लगी, वो सब देख सकते हो. तो इस पर भी डिटेल में भी बात करेंगे. दूसरा, तीसरा, और उसके हिसाब से आप फाइनली रिस्पॉन्ड करो. टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट. तो ये क्या बोल सकते हो आप? रिपोर्टिंग. ये क्या बोल सकते हो? रिपोर्टिंग. तो ये तीन चीजें आपने ऑब्जेक्टिव में देखी, कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं, स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाना है और रिपोर्ट करना है. इन्हीं तीन चीजों को हम नीचे डिटेल में पढ़ाई करेंगे. समझ आया बेटा? ऑब्जेक्टिव, ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है. अब मैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पढ़ रहा, मैं डायरेक्टली पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पढ़ाऊंगा. देखो जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. अब ना ये फालतू की बातें हैं, अब ये डुप्लीकेट बातें हैं, तो अगर आप नोट्स बनाओगे तो सब स्किप कर देना, मैं बताऊंगा क्या लिखना है. The requirement in this essay are designed to assist the auditor in identifying material misstatement of the financial statement due to non-compliance with law and regulation. भैया हमें non-compliance देखना है, बेसिक बात. However, the auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all law and regulation. ये आप MCQ वगैरह के लिए याद रखना, भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती. In this context of law and regulation, the potential effect of inherent limitation on auditor ability to detect material misstatement are greater. भाई नॉन कॉम्प्लायंस आइडेंटिफाई करने में मेरा इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट ने इंटेंशनली कर रखा हो. फॉर सच रीजन एज दी फॉलोइंग, किन किन रीजन की वजह से हम नॉन कॉम्प्लायंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा है, वो तीन रीजन आपकी किताब में दिए हैं. क्या? Many law and regulation do not affect on the financial statement. फिर मैं उनको डिटेल में देख ही नहीं पाऊंगा. And are not captured by entity information system relevant to financial reporting. भैया जब फाइनेंशियल में इफेक्ट ही नहीं है तो कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर भी नहीं कर रहा, तो उनको मैं देख ही नहीं पाऊंगा या उन पे मैं डिटेल काम ही नहीं करूंगा, तो मैं नहीं देख पाऊंगा. नॉन कॉम्प्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसील इट. बेसिकली फ्रॉडलेंटली नॉन कॉम्प्लायंस किया है तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा, मैनेजमेंट मुझे इन्फॉर्म ही नहीं करेगा. तीसरा, वेदर एन एक्ट constitutes non-compliant is ultimately matter for legal or determination by a court of law. अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस हुआ भी है बेटा, अगर आपने रेड लाइट जंप भी कर दी है,
तो उस पे आपको क्या पेनल्टी लगेगी, लगेगी भी या नहीं लगेगी, किस कॉन्सिक्वेंसेज में आप जंप कर सकते हो, ये हु आई एम टू डिसाइड वेदर दिस इज ए नॉन कॉम्प्लायंस और नॉट। तो उसको कौन डिसाइड करता है? कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है। इसलिए अपन इस चक्रों में नहीं पढ़ना चाहेंगे, ना ही हम उस पर बता पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट है बेटा, ये आपको लर्न करने हैं कि भैया नॉन कॉम्प्लायंसेज में ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन में आपका इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं बताओ। 3 पॉइंट, ठीक है। अब हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। दिस ऐसे 250 डिस्टिंग्विश करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, जो आपको ऑलरेडी पता है। एक जो डायरेक्ट इफेक्ट है, दूसरा जो इनडायरेक्टली कर सकता है। तो ये आप स्किप कर सकते हैं। मैं स्किप इसलिए बोल रहा हूं, मैं बेटा आपको समरी में क्या क्या लेके जाना है वो बता रहा हूं। स्किप इसलिए ऑलरेडी कवर्ड, ऑब्जेक्टिव में आपके ऑलरेडी कवर हो गए। ए, द प्रोविजन ऑफ दोज लॉ एंड रेगुलेशन हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दी determination of material amount and disclosure in the financial statements such as tax and labor law and other law and regulation that do not have a direct effect on the determination of the amount and disclosure in the financial statement but compliance with which may be fundamental to the operating aspect of the business। तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आप अपनी बुक के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ए पॉइंट, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर द डायरेक्ट इफेक्ट, टू अप्लाई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर फॉर द अदर लॉ एंड रेगुलेशन दैट मे हैव ए मटेरियल इफेक्ट, और टू रिस्पॉन्ड। तो ये तो ऊपर ही आ गई ये वाली बात। अब ये क्या कहता है देखिए, अब डायरेक्ट के अंदर क्या कवर करना है, तो ये वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव के ए के पार्ट के साथ कवर कर लेना, ये बी के साथ कवर कर लेना कि भाई जो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं उसमें मैं क्या करूंगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट लेने के लिए, और जो इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं उसमें हम क्या करेंगे। यार एक तो ना ये एडमिन डाउट ना क्लास के बाद पूछना, आप फ्लो तोड़ देते हो बीच में ना, ऐसे मत पूछो मेरे भाई। क्लास के बाद और इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, उसके बीच में क्या ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने लाइव लिया था, मेरे को बैकअप चाहिए। इन दिस एसे डिफरेंट रिक्वायरमेंट आर स्पेसिफाई फॉर ईच अबव कैटेगरी, डोंट मेंशन दिस लाइन, ठीक है। फॉर द कैटेगरी रेफर्ड इन पैराग्राफ ए अबाउ, द ऑडिटर, ए मतलब ये वाला है, the auditor responsibility is to obtain sufficient appropriate audit evidence about compliance with the provision of those law and regulations। सर ये तो ऑब्जेक्टिव में कवर हो गई, छोड़ दो फिर, मुझे लगा यहाँ कुछ नया बताएगा, छोड़ दो। For category referred in B above, the auditor responsibility is limited to undertaking specified audit procedure to help identify non-compliance with those law and regulation that may have a direct effect। तो कपिल सर हमें कुछ नहीं कवर करना, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाली बात ही दोबारा लिखी है, हम सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशन फॉर नॉन कॉम्प्लायंस के रीजन कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद। समरी बना रहा हूं भाई तुम्हारे साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ही स्लैश करके मैं आपकी हेडिंग चेंज कर रहा हूं, यहीं पे यही हमारा क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, इसको स्किप कर दो क्योंकि इतनी नॉलेज तो हो ही गई आपको। ये मैं एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहा हूं भाई, एग्जाम में इसको छोड़ देना, सिर्फ ये वाला पोर्शन पढ़ना, ठीक है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 लॉ एंड रेगुलेशन के लिए और रिस्पॉन्स करेंगे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि लॉ एंड रेगुलेशन में जो है लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन ज़्यादा है, तो उसके रीज़न तो ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि वो ऊपर वाली बात तो ना फिर भी आपको याद रहेगी कि एक जगह मेरे को स्पेसिफाइड ऑडिट, एक जगह मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, एक जगह स्पेसिफाइड लगाने हैं, तो वो जजमेंटल बात है, लेकिन ये एग्जाम्पल आप फिर भी याद कर लेना, ठीक है। ये सारा एरिया आप स्किप कर देना चार्ट समरी के अंदर अगर आप बना रहे हो तो, ठीक है जी। ये आप लिख ही दोगे, कोई बहुत बेसिक बात है, और ऑब्जेक्टिव में सारी बातें कवर हो गई कि भाई 2 तरह के लॉ एंड रेगुलेशन है, एक पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट लूंगा, एक पे स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगूंगा, नथिंग न्यू। अब उसके बाद ये पढ़ना है, बुक ना थोड़ी ऊपर नीचे होनी चाहिए, मैं पढ़ाते टाइम करवा रहा हूं। ये रहा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता चल गई भाई, एक जगह सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे, एक जगह स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। तो कपिल सर आप इसको स्टेप नंबर 1 मेंशन कर दो, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, इनहेरेंट लिमिटेशन, और ये सब तो थ्योरी क्वेश्चन है। डायरेक्टली आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे, दिस विल बी योर स्टेप नंबर 2। सर अब बताओ मैं क्या करूंगा, मेरा कंसीडरेशन क्या रहेगा इन लॉ एंड रेगुलेशन के लिए, इन लॉ एंड रेगुलेशन के लिए हमारा कंसीडरेशन क्या रहेगा। तो देखो जी बेटा, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन, अब आपको जो आप करते थे ना ऐसे 315 330, आपने क्या करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना है,
रोमम देख लेना है उसका रिस्क कितना है और उस पर रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करना है। ठीक है जी। लो जी, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन, जैसे आप रिलेटेड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ली थी, आपने इंक्वायरी करके गोइंग कंसर्न की ली थी, सब्सिक्वेंट इवेंट की ली थी, उसी तरह से द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आप मैनेजमेंट में किसी से मिलेंगे और उनसे समझेंगे, आप बताओ आपका पूरा लॉ एंड रेगुलेशन क्या है, कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं, आप उनके ऊपर आपके कंट्रोल क्या है, कैसे आप उनका कंप्लायंस करते हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो सर रिलेटेड पार्टी में भी तो सेम ही पॉइंट थे भैया। अगर आपने ऑडिट की नब्ज पकड़ ली ना, नब्ज अगर आपने ऑडिट की पकड़ ली तो आपके लिए ऑडिट बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है। तो आप कहता है कि ऑडिटर से आपको, ऑडिटर को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी किसकी, द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड द इंडस्ट्री और सेक्टर इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। भाई कौन कौन से लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपकी कंपनी पे, आपकी इंडस्ट्री पे अप्लाई होते हैं, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और आप कैसे कंप्लाई करते हैं, हाउ द एंटिटी कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। ये 2 पॉइंट हो गए आपको जो बेसिक करने ही करने हैं। The auditor shall obtain audit evidence regarding compliance with the provision of those law and regulation generally recognized to have a direct effect on the determination of material amount and disclosure in the financial statement. Objective वाली line copy paste. The auditor shall perform the following audit procedure to identify instance of non-compliance with other law and regulation that may have a material effect on the financial statement. और बाकी के लिए क्या करें, जो स्पेसिफाइड प्रोसीजर लिखे थे ना, तो उसमें पहला पॉइंट है आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को और इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कोरेस्पोंडेंस को, क्योंकि इंक्वायरी अलोन इज नेवर सफिशिएंट विद द रेलेवेंट लाइसेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर मुझे कुछ मिलता है और एक कहता है भैया हमेशा अलर्ट रहो और एक कहता है वो ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो देखो जी, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने बता देना है लॉ एंड रेगुलेशन 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है, एक जिनका हमें कॉम्प्लाइंस चेक करना है। जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है या जिनका कॉम्प्लाइंस चेक करना है, बेसिक आप क्या करोगे एज एन ऑडिटर, आपका क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले हम लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, मैनेजमेंट उसको कैसे कंप्लाई कर रही है वो देखेंगे, तो ये हो गया एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है उसके लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया जाएगा। ठीक है, ये एविडेंस लिखा है, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है उनके लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ऊपर से ऑब्जेक्टिव से ही कॉपी पेस्ट कर लेना तीसरा। और स्पेसिफाइड के अंदर क्या लगाएंगे ये हम बताएंगे कि इंक्वायरी करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम अलर्ट रहेंगे कि भाई दूसरे डॉक्यूमेंट में हमें कुछ भी मिल रहा है क्या, कहाँ कहाँ पे नॉन कॉम्प्लाइंसेज है, और साथ ही साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट भी ऑब्टेन कर लेंगे, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि उन्होंने अपने सारे नॉन कॉम्प्लाइंसेज और सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लाइंसेज को ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिए हैं। ये बेटा 6 पॉइंट हैं, ये आपको याद करने हैं। 100% लर्न, और इसमें लर्निंग का कुछ है नहीं वैसे, अगर आप देखेंगे लर्निंग का कुछ है नहीं, यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। लिख दूं, लो जी, ऑब्जेक्टिव लिखना अपनी नोटबुक में, ऑब्जेक्टिव के बाद सीधा ये लिखना। ठीक है, ये जो इनहेरेंट लिमिटेशन वगैरह ये तो आप छोटा सा बॉक्स बना के कहीं भी 3 पॉइंट लिख लेना। क्लियर है बेटा, लिख दो सर क्लियर है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये हो गया कि आप क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। मैं यहां पे हेडिंग में और अपडेट कर देता हूं, ऑडिट प्रोसीजर। बताओ, कमेंट करके बताओ क्लियर है। उसके बाद अगर मेरे को कोई नॉन कंप्लायंस मिला तो मैं क्या करूंगा सर, उसको देखेंगे रीज़न क्या है, डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर देखेंगे और बाद में फाइनली रिपोर्ट कर देंगे। क्लियर है जी। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कॉम्प्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। इसको मैं जीके लिख रहा हूँ, जनरल नॉलेज, और रीड कर लेना। डेफिनेटली समरी में तो कवर करना ही करना, क्योंकि अगर कोई केस स्टडी आएगी पेपर में तो हो सकता है आपको ऑडिट प्रोसीजर भी बताना पड़े, और नॉन कॉम्प्लायंस मिले तो क्या करोगे वो भी बताना पड़े, और ये भी बताना पड़े कि आप क्या क्या रिपोर्ट करोगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, आप लोग ना भूल जाओगे। आंसर, एग्जाम आंसर में आपको क्या क्या लिखना पड़ सकता है। सर हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी पड़ सकती है कि 2 अलग अलग रेगुलेशन, अलग अलग लॉ के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद मेरे को ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिखने पड़ सकते हैं। उसी आंसर में मुझे ये भी बताना पड़ सकता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन नॉन कॉम्प्लायंस आइडेंटिफाइड,
ठीक है। और उसी आंसर में हमें ये भी बताना पड़ सकता है कि हमारी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मतलब एक ही आंसर में ना आपको ये चारों बातें मेंशन करनी पड़ सकती है, ध्यान रखना। मैं हटा दूंगा बेटा, जब ये पीडीएफ शेयर करूंगा ना अभी, तो ये सब कंटेंट मैं हटा दूंगा, ठीक है। रिपोर्टिंग और आइडेंटिफाइड, सॉरी पहले ये ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। इफ द ऑडिटर बिकम, ये जनरल है बेटा, become aware or information concerning an instance of non-compliance or suspected non-compliance with law and regulation, the auditor shall obtain क्या जी, non-compliance की understanding, an understanding of the nature of the act and the circumstance in which it has occurred, further information to evaluate the possible effect on the financial statement। दो काम करने होते हैं, यहाँ छोड़ो, कहीं पे भी नॉन कॉम्प्लाइंस मिले हम यही करते हैं। If the auditor suspect that there may be non-compliance, the auditor shall discuss the matter with management and those charged with governance। अगला standard point यही होता है। If management or those charged with governance do not provide sufficient information, the auditor shall consider to need to obtain legal advice। If sufficient information about suspected non-compliance cannot be obtained, the auditor shall evaluate the effect of lack of sufficient appropriate audit evidence on audit opinion। बेटा summary में ना इसको point में convert कर लेना, convert in points। मैं कर देता हूँ अभी आपके लिए, कर दूं? हाँ सर कर दो। तो पहला पॉइंट क्या है, मैं इसको हटा रहा हूं अब, अभी लिखना साथ साथ, क्योंकि मैं ये जो कंटेंट लिख रहा हूं ना, ये अभी मेरे को पीडीएफ शेयर करनी है, क्योंकि बच्चों का बुक नहीं है तो मेरे को हटाना पड़ता है। पहला पॉइंट यहां पे आपने लिखा कि सर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आप अपनी समरी में लिख लेना, बस अभी देख लो। फिर आपने पॉसिबल इफेक्ट देखना है। तीसरा पॉइंट हाईलाइट तो मैंने कर ही रखा है, आपने डिस्कस करना है मैनेजमेंट से या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। फोर्थ, प्रोवाइड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। इफ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपने क्या लेना है, लीगल एडवाइस और साथ ही साथ ओपिनियन पे इम्पैक्ट। तो इसको पॉइंटर फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना लिख लेना, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, एक रफ नोटबुक में अभी लिख लो ना, बाद में मैं पीडीएफ दूंगा अपनी, जब नोट्स बनाओगे तब वहां पे लिख लेना आप अपने हिसाब से। मैंने बोला आपको स्क्रीनशॉट लो, मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा अभी लिख लो आप साथ साथ। और जब मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगा, या जब आप अभी आपके पास हार्ड कॉपी बुक नहीं है मान लो, तो फिर उसके बाद आप अपने नोट्स बनाओ, तब लिख लेना, फेयरली लिख लेना। अभी आप रफली लिख लो। सर क्लास का टाइम 7 AM कर दो, 8 AM लेट हो जाता है। अमित आप सही कह रहे हो, बस मेरे को 10-12 दिन दे दो यार। मेरे को अभी थोड़ा सा अभी टाइम लगता है रात को, क्योंकि मैं बुक पे काम कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा समझो, मैं पूरी मतलब लेट नाइट तक बुक पे काम कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को रात को लेट हो जाता है। और फिर सुबह यार मैं मतलब स्टूडेंट की तरह तो नहीं है कि मैं उठा और अपना आ गया, तो आई नीड एटलीस्ट 1 hour और मे बी 1.5 hour बिफोर कमिंग टू क्लास। तो मेरे लिए 7 AM ना थोड़ा सा मतलब बॉडी को थोड़ा सा परेशान करने वाली बात हो रही थी। मेरे को 4 बजे उठना पड़ रहा था या 4:30 उठना पड़ रहा था। तो अभी मेरी स्लीप अभी थोड़ी सी सही है, मतलब कि मैं बुक पे काम आपकी क्लास के बाद अच्छे से 5-6 घंटे बढ़िया से इफेक्टिवली नॉन स्टॉप काम कर लेता हूँ। और फिर घर के भी काम होते हैं, बच्चों के भी काम होते हैं, बस थोड़ा सा वहाँ पे मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। लो जी, अब आता है फाइनली स्टेप नंबर 4, रिपोर्टिंग। स्टेप नंबर 4, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग को ना आप 2-2 लाइन में समरी बना के लिख लेना। मैं अपना हैंडरिटन चार्ट दिखाऊंगा, मैंने बना रखा है। रिपोर्टिंग कहाँ का होगी, रिपोर्टिंग होगी सर नॉन कंप्लायंस दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, ठीक है। अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी सर फ्रॉडलेंटली मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व है, तो अपने को देखना पड़ेगा कोई हायर लेवल पे मैनेजमेंट है क्या, कोई हायर लेवल पे है क्या, उनको रिपोर्ट करेंगे। उसके साथ ही हम क्या करेंगे सर, रिपोर्ट करेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट में। अगर मैनेजमेंट ने सर नॉन कंप्लायंस को फाइनेंशियल में डिस्क्लोज नहीं किया, तो कौन सा ओपिनियन देंगे सर, हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, ठीक है। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं तो हम डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड देंगे, वी हैव टू एसेस। सर हमें ये भी देखनी होगी क्या नॉन कॉम्प्लायंस की रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेटरी अथॉरिटी को करना, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। इफ द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाई
or suspect non-compliance with law and regulation, auditor shall determine whether the auditor has a responsibility to report the identified or suspected non-compliance to parties outside the entities. ठीक है जी, तो ये रिपोर्टिंग था। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ साथ साथ चलते चलते, देख लीजिए बेटा। आप प्लीज खुद का चार्ट बनाना डिटेल में, ये सुपर समरी मत बनाना। देखो, आप कॉपी कर सकते हैं, स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। तो ये ऐसे 250 का चार्ट है, तो यहाँ मैंने बता दिया सम लॉ और रेगुलेशन हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर डो नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट बट फाइनेंशियल और मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज लॉ एंड रेगुलेशन। The auditor shall obtain a general understanding of legal and regulatory requirement applicable to entity industry, how the entity is complying with the framework. दूसरे में क्या करेंगे, the auditor responsibility is to undertake specified audit procedure to help to identify non-compliance with law and regulation that have a material effect on financial statement. इसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, इंस्पेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। तो ये की पॉइंट्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर में नॉन कॉम्प्लाइंस आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है और देखना है कि आपको मैनेजमेंट इन्वॉल्व है क्या सस्पेक्टेड नॉन कॉम्प्लाइंस में। ये दूसरी चीज़ें, ये रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, रिपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट इन कारो 2020 और टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। कारो 2020 का पॉइंट बुक में नहीं है, बट येस कारो 2020 में भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉन कॉम्प्लाइंस इन लॉ एंड रेगुलेशन को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आप समरी चार्ट्स को रेफर करते हुए यू कैन क्रिएट योर डिटेल नोट, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक आखिरी कंसेप्ट देखिएगा ऐसे 250 का, जो ऐसे 250 नहीं है बट मैंने लिंकिंग के लिए आपके लिए यहाँ पे रखा है। कितने बच्चों को ये कंसेप्ट पता है, ऐसे 250 वर्सेस नो क्लार? बताओ भाई, कितने बच्चों को पता है नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन? एंड गाइज आई एम टेकिंग ए 1 minute ब्रेक, यू गाइज कैन ऑल्सो टेक ए स्मॉल ब्रेक, ओनली 1 minute। चलो जी, आई एम बैक। हाँ जी, नो क्लार, ऐसे 250 वर्सेस नो क्लार। नॉन कॉम्प्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, नो क्लार की भी फुल फॉर्म क्या है, नॉन कॉम्प्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है। ऐसे 250 जो है बेटा वो ऑडिट पे लगता है, ठीक है। और वो ऑडिट के अंदर एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है? एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है कि ऑडिटर साहब, अगर आपको कोई लॉ एंड रेगुलेशन में नॉन कॉम्प्लायंस मिले तो आपको उसे रिपोर्ट करना है। और दो कैटेगरी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन को डिस्कस कर लिया, एक जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है, दूसरा जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है।
नो क्लार कहता है भैया क्या सीए, अब मैं ना यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वर्ड, ऑडिटर भी कौन है, एक सीए इन प्रैक्टिस है। बट एक बात बताओ, अगर आप सीए बनते हो तो क्या आप ऑडिटर ही बनोगे, ये 100% ऐसा ही होगा क्या? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। सीए जो है वो सर्विस में भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं ये कंसेप्ट मैं आपको कहाँ से करवा रहा हूँ। जो नो क्लार का कंसेप्ट और ये कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, ये एक आपका चैप्टर आएगा प्रोफेशनल एथिक्स, वहाँ पे आपको करवाया जाएगा। लेकिन मैंने दो जगह पे सेम कंटेंट रखा है। मैंने काफ़ी ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको मेरी बुक में दो दो जगह मिलेंगे, तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है उससे। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम दो जगह भी पढ़ रहे हैं, लिंकिंग है, अब कोई बच्चा हो सकता है भूल जाए, तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, प्रोफेशनल एथिक्स में भी है। ऐसे ही जब आप मटेरियलिटी निकालते हो तो अदर ऑडिट, जब आप किसी एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर काम कर रहे हो तो मटेरियलिटी के अंदर भी मैंने आपको बताया है, और ऐसे 600 में भी बताया है। तो हर जगह पे आपको दो दो जगह कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो उस चीज़ से आप घबराइएगा नहीं। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इसलिए बताया है। सर एक सीए जो है वो सर्विस में भी हो सकती है, हो सकता है, वो अकाउंटेंट भी हो सकता है कहीं पे ही, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि भैया आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, और आपको नॉन कॉम्प्लाइंस दिखे विद लॉ एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, तो आप ना चुप नहीं बैठेंगे, आपको शांत नहीं रहना है, आपने उस चीज़ को रिपोर्ट करना है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, अपनी लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट देखनी है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताना है, बोर्ड को रिपोर्ट करना है, और अगर आप डिस्क्लोजर डाल सकते हो, आपकी वो है, तो आप उस चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे, मेंशन करेंगे। तो ये बेटा ऐसे 250 और नो क्लार, नॉन कॉम्प्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ए अकाउंटेंट के लिए बताया गया है। एक बार जरा फास्ट रीडिंग लो, ठीक है, मैंने थोड़ा डिटेल में दिया है, आप डिटेल में पढ़ लेना, और मेरे को लगता है आप इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेना अपनी समरी के अंदर, अगर आप करो तो। बहुत ज़्यादा समरी मत बनाना, बहुत ज़्यादा समरी मत बनाना, ठीक है। लो जी, following points indicate that the provision of SA 250 and no CLAR, non-compliance with law and regulation, under the revised code of ethics, professional ethics का पार्ट है, are not one and same। एग्जाम में बोलेगा क्या सेम है, तो आपने बोलना है are not one and same। सेल्फ रीड कर लोगे क्या? बहुत जनरल कंटेंट है, सेल्फ रीड कर लोगे। SA 250 is applicable only on audit and not on other assurance engagement. However, no CLAR is applicable on professional accountant in service and in practice। तो मैं दूसरे एंगल से बोल दूं, सर सभी सीए पे लग गया, सीए इन सर्विस एंड प्रैक्टिस सभी पे लग गया, इन प्रैक्टिस और इन सर्विस। उसमें सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ एंड रेगुलेशन के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस बोलता है, यहां मेजरली सारे कवर कर रहा है। ऐसे 250 टॉक्स ऑन, कर लोगे खुद से रीड, एक पॉइंट कर देना, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड रेगुलेशन हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर लॉ एंड रेगुलेशन दैट डू नॉट हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट कंप्लाइंस विद द विच मे बी फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। तो बेटा देखो ये वाला कंटेंट तो आपका ऐसे 250 का ही कॉपी पेस्ट है, ऑब्जेक्टिव वाला ही, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ना एक लाइन छोड़ के नो क्लार का लिखना, नो क्लार वाइल बीइंग लाइक टू ऐसे 250 टिल दिस पॉइंट, ठीक है। 250 तक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है जी। इज फर्दर, फर्दर क्या बोलता है, एडिशनल क्या बोलता है, फर्दर अहेड ऑफ इट that it takes into account non-compliance that cause substantial harm resulting in serious consequential in financial और non-financial terms। वो भी आपको देखना पड़ता है, रिपोर्ट बताना पड़ता है। एक एडिशनल लाइन आपको ऐड करनी है। सर 250 में ना स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन कौन आता है वो डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड है नो क्लार में कि इसके अंदर इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय और जनरल पब्लिक आती है। तो जनरल है बेटा, अगला पॉइंट आप सेल्फ रीड कर लेना, मैं 10 से ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हमारा एक स्टैंडर्ड आता है 260 और 260